Assalamu alaikum and welcome to Intellect Coaching Center. Today we are going to discuss about lecture number 2 of chapter number 3 of Karachi Board Computer Science Metric class. So let's see. अभी तक हम लोगों ने पिछले lectures के अंदर basic structure of C++ we have discussed about it. We are done with comment statement in C++ as well. दो किस्म के हमने last time comments पढ़े थे. एक single line comment होता है और एक multi line comment होता है. So what we are going to study today? Today we are going to discuss topic number 3.3 which is input output handling in C++ के आउटपुट कैसे देते हैं जो कि हमने लास्ट क्लास में भी देख लिया था और इसमें आउटपुट देने के मुख्तलिफ तरीकों को डिस्कस करेंगे, इनपुट लेने के मुख्तलिफ तरीकों को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा स्टेटमेंट टर्मिनेटर के बारे में भी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट सेमीकोलन और एस्केप सीक्वेंसेस के एतबार से बात करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से तीन क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, एक आउटपुट फंक्शंस, इनपुट फंक्शन और एस्केप सीक्वेंसेस। सो आइए लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। ऑलराइट, तो एज डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर कि हमें इनपुट और आउटपुट के लिए एक हेडर फाइल इंक्लूड करवानी पड़ती है दैट इज कॉल्ड आईओ स्ट्रीम। और आप जब आईओ स्ट्रीम इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसके बाद आप इनपुट और आउटपुट के डिफरेंट मैकेनिज्म्स को इस्तेमाल करके अपने प्रोग्राम से आउटपुट दे भी सकते हैं और अपने प्रोग्राम में इनपुट ले भी सकते हैं। पहले देखते ये हैं कि आउटपुट फंक्शन हमारे पास कौन कौन से मौजूद हैं। वी आर हैविंग सी आउट एंड पुट एस। वी हैव ओनली टू फंक्शंस जिसके जरिए मैं अपना आउटपुट दे सकता हूं जो कि आपकी किताब में डिस्कस किए जा रहे हैं। इसके अलावा और भी मेथड्स हैं जिसके जरिए मैं आउटपुट दे सकता हूं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड सी आउट और हाँ ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। सी आउट इज बेसिकली करेक्टर आउटपुट और देन वी हैव टू यूज दिस एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। उसके बाद मुझे या तो वेरिएबल का नाम देना पड़ता है या फिर मैं जो भी स्ट्रिंग लिखना चाहता हूँ उसको मैं डबल कोट्स के अंदर लिख देता हूँ। उसकी एग्जांपल भी दी हुई सी आउट एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, देन वी आर हैविंग माय फर्स्ट प्रोग्राम and at the end of the statement we are having a terminator as well. The second one is put s. नाम से पता चल रहा है put मतलब ये कि we have to print, we have to give output and what output is supposed to be have और वो string output होगा तभी लिखा है put s, put string। ठीक है जी। और इसके अंदर आप हमेशा एक string दे देंगे, वो आपको आउटपुट दे देगा। बहुत सिंपल से दोनों स्टेटमेंट्स हैं। आइए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। आपने प्रोग्राम बना लिया है, उसका नाम मैंने रखा है माई सेकंड प्रोग्राम डॉट सीपीपी और ये देख लीजिए मैंने इंक्लूड करवाई हुई है आई स्ट्रीम की लाइब्रेरी। और अब अगर मैं लिखता हूँ सी आउट जो कि मैंने पहले करके दिखाया था, इंटेलेक्ट कोचिंग सेंटर, अगर मैं इसको कंपाइल एंड रन करूं सो आई विल बी हैविंग द आउटपुट एज इंटेलेक्ट कोचिंग सेंटर। सिंपल। सी आउट का एक फायदा और भी समझा देता हूँ। लेट्स सपोज कि मैंने एक वेरिएबल बनाया num1 और उसकी वैल्यू मैंने दे दी 2। एक दूसरा वेरिएबल बनाया मैंने num2 और उसकी वैल्यू दे दी मैंने 5। अच्छा मैं num1 की वैल्यू को लेट्स सपोज 7 कर देता हूँ और अगर मैं सी आउट के अंदर आई जस्ट वांट टू हैव द सम ऑफ num1 एंड num2 तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा num1 प्लस num2 and you will see the output as 12 because the sum of 7 and 5 is 12। ठीक है, ये इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि सी आउट दो तरीके से काम करता है, या तो मैं वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट करवा सकता हूँ या फिर मैं स्ट्रिंग को, और मैंने वो दोनों करके दिखा दी है। अच्छा नाउ लेट्स टॉक अबाउट पुट एस। पुट एस का मतलब क्या था, ये हमेशा स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा और मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। दिस इज इंटेलेक्ट कोचिंग सेंटर, save it, compile it and run it, you will get Intellect Coaching Center, as simple as that। लोगों ने सी आउट में करके देखा था कि क्या क्या अब तक हमने ये करना है कि क्या ये पुट एस वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट कर सकता है। तो मैंने एक वेरिएबल लिया num1 उसकी वैल्यू रख दी 5, एक दूसरा वेरिएबल लिया num2 उसकी वैल्यू रख दी मैंने 6 और अब मैंने कहा कि लेट्स प्रिंट आउट द सम ऑफ num1 एंड num2 and let's see what happens। It's showing me the error और आपको एरर को रीड करना आना चाहिए। वो बोल रहा है इनवैलिड कन्वर्जन फ्रॉम इंटीजर टू कांस्टेंट कैरेक्टर। इसका मतलब ये है कि वो कह रहा है कि ये इंटीजर वैल्यूज हैं, हालांकि पुट एस की जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि वो स्ट्रिंग को प्रिंट करता है, इसके अलावा किसी और चीज को प्रिंट नहीं करता। सो बेसिकली दिस इज द लिमिटेशन ऑफ पुट एस, दैट इज पुट स्ट्रिंग। Alright, so this was all about the output functions. Let's discuss about the input functions as discussed in the book। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड सी इन स्टेटमेंट। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो हमारे पास इनपुट फंक्शन है वो सी इन है। जिस तरीके से सी आउट है वो आउटपुट के लिए इस्तेमाल होता है, सी इन इनपुट के लिए इस्तेमाल होता है। सी का मतलब करेक्टर, इन का मतलब इनपुट।
वहां पर हम लोग इंसर्शन ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। और इसका सिंबल इस तरह का होता है, यानी कि 2 मरतबा ग्रेटर देन आप लिख रहे होते हैं। और जो भी चीज, ऐसी बात है कि हम जो भी चीज इनपुट लेते हैं वो किसी न किसी वेरिएबल में सेव करवाएंगे, तो उसका सिंटेक्स यही है, सी इन, देन वी आर हैविंग एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और उसको किसी न किसी वेरिएबल में सेव करेंगे। वी आर हैविंग अ स्मॉल सिंपल प्रोग्राम हियर इन द बुक। और उसके अंदर शुरू की जो लाइन आपको समझ में आ रही होंगी, पहले आपने आईओ स्ट्रीम इस्तेमाल किया, देन वी आर हैविंग यूजिंग इन नेम स्पेस एसटीडी, फिर मेन का फंक्शन इस्तेमाल किया। जाहिर सी बात है कि अगर किसी भी आपने वेरिएबल में इनपुट लेना है, सो यू हैव टू डिक्लेयर दैट वेरिएबल। तो सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया, इंटीजर ए। इसका मतलब ये है कि मैं जो भी इनपुट लेने वाला हूँ वो एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल होगा और उसका नाम क्या होगा, ए। और उसके बाद मैंने क्या लिख दिया, सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर एंड वी आर हैविंग ए। और उसके बाद मैंने उसको रिटर्न करवा दिया। दैट्स इट। तो ये सी इनके अंदर बस यही है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसको करके देखते हैं डैप सी प्लस प्लस के ऊपर। तो भी आपने देखा था कि मैं 2 इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स बनाता था और मैं उनकी वैल्यूज वहीं पर वहां पे उन दोनों वेरिएबल्स को डिक्लेयर भी करता था और इनिशियलाइज भी कर देता था। व्हाट इफ आई वांट कि मैं रन टाइम के ऊपर इनपुट लूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लेट्स सी दिस वन। मैंने 2 वेरिएबल्स बना लिए और एक का नाम रखा num1 और दूसरे का नाम रखा है मैंने num2। और अब मैं इन दोनों में वैल्यूज इनपुट लेना चाहता हूं, तो मैंने कहा सी इन, यहाँ मैंने लिखा num1, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा सी इन, यहाँ लिखा मैंने num2। और अब जब मैं अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा तो एक ब्लैक कलर की स्क्रीन आ जाएगी और वो होल्ड हो जाएगी, जब तक मैं 2 इनपुट्स नहीं देता वो आगे नहीं जाएगा। अब मुझे देखना ये है कि मैंने जो 2 इनपुट्स दिए हैं वो इनपुट हुए भी हैं या फिर नहीं हुए। तो मैंने क्या किया, मैंने उनका सम प्रिंट करवा दिया। लेट्स सी इफ इट इज वर्किंग और नॉट। मैंने प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन किया। अब देखिए वो स्क्रीन ना होल्ड हो गई है। अब वो वेट कर रही है कि मैं उसको पहला इनपुट दूं। मैंने कहा पहला इनपुट है 8, इंटर प्रेस किया। अब वो वेट कर रहा है कि दूसरा इनपुट दूं, दैट इज num2। मैंने कहा लेट्स सपोज वो 9 है, मैं जैसे इंटर प्रेस करूंगा इट शुड गिव मी द आउटपुट एज 17, एंड यस द आउटपुट इज 17। इसका मतलब ये है कि उसने बिल्कुल सही तरीके से num1 और num2 में वैल्यूज इनपुट ली हैं और उसके बाद उनका सम प्रिंट कर दिया। सो दिस इज सीन, बहुत इफेक्टिव है। अच्छा, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे इंटीजर इनपुट लिए हैं, मैं फ्लोट भी ले सकता हूँ। मैं आपको फ्लोट वैल्यू लेके दिखा देता हूँ। सो अब फ्लोट का फायदा ये होगा कि मैं पॉइंट्स के अंदर भी वैल्यूज दे सकता हूँ। और आप देख लीजिए उसने मुझे पॉइंट्स में आंसर भी दे दिया है। इसी तरीके से मैं करेक्टर भी इनपुट ले सकता हूँ। तो वेल, कभी हम आगे चलते जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर करेक्टर को भी इनपुट देखेंगे, इनके स्ट्रिंग भी हम इनपुट ले सकते हैं। All right. So the second one is get ch. Get ch is actually get character. ठीक है जी। और ये भी एक इनपुट लेने का तरीकेकार है। इसमें 3 पॉइंट डिस्कस किए जा रहे हैं। पहली बात तो बहुत ऑब्वियस है कि गेट सी एच, जैसे अभी हम लोग सी इन और सी आउट इस्तेमाल कर रहे थे, सो दैट वाज सेव्ड इन, यानी कि पुट एज भी मैंने बात करी है, वो सेव किसमें हुए थे, आईओ स्ट्रीम के अंदर। बट इन ऑर्डर टू यूज गेट सी एच यू हैव टू इंक्लूड एन अनदर हेडर फाइल दैट इज नोन एज conio.h। कुछ लोग इसको कोनायो पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको कोनियो पढ़ते हैं। इट डजंट रियली मैटर्स कि आप उसको क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो इसकी स्पेलिंग सही लिखिएगा। सो व्हाट इज कोनियो, इट्स कंसोल इनपुट आउटपुट। और चूंकि ये हेडर फाइल है, दैट्स व्हाई वी आर हैविंग डॉट एच। ठीक है। जो दूसरा पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है इट इज यूज टू गेट अ सिंगल करेक्टर, माइंडेड। ये इंटीजर इनपुट नहीं लेगा, ये फ्लोट इनपुट नहीं लेगा, ये स्ट्रिंग इनपुट नहीं लेगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल करेक्टर इनपुट ले सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। तो तीसरा पॉइंट है वो इसका मेजर डिफरेंस है बाकी तमाम चीजों से, द इंटेंडेड कैरेक्टर इज नॉट प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। अभी तो मैं आपको 3 जब इनपुट करके दिखा रहा था तो आपकी स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा था, लेकिन इस केस में जो आपने कैरेक्टर इनपुट दिया है वो भी प्रिंट नहीं होगा। चौथा पॉइंट है, उसमें कहते हैं कि ये आमतौर पर इस्तेमाल किस लिए होता है कि अगर मुझे अपनी स्क्रीन को होल्ड करना हो कुछ इनपुट देने के बाद या कुछ आउटपुट दिलाने के बाद, तो उसके उसके लिए भी मैं गेट सी एच इस्तेमाल करता हूँ। और अगर आप नीचे एक छोटा सा प्रोग्राम जो बना हुआ है इस पे नजरसानी करें, तो मैंने एक करेक्टर टाइप का वेरिएबल लिया और मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि गेट सी एच सिर्फ और सिर्फ करेक्टर इनपुट दे सकता है, ना इंटीजर, ना फ्लोट, ना स्ट्रिंग, ना बुलियन, नथिंग एल्स। अच्छा, उसके बाद मैंने प्रिंट करवा दिया कि भाई एक्स क्लास यानी कि मैट्रिक क्लास, और उसके बाद जो भी करेक्टर मैंने इनपुट दिया होगा वो प्रिंट हो जाएगा। लेट्स हैव अ लुक। ऑलराइट।
सो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाने के लिए जा रहा हूँ जिसके अंदर मैं यूजर से उसकी जेंडर इनपुट लूंगा। इट कुड बी मेल और इट कुड बी फीमेल। अब जाहिर सी बात है कि एक करेक्टर इनपुट है, तो मैं करेक्टर के अंदर पूरा मेल या फीमेल तो नहीं ले सकता, तो मैं क्या करूंगा, एम या एफ में इनपुट लूंगा। सो मैंने एक करेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाया और उसका नाम मैंने रख दिया है जेंडर। और अब मैं कहता हूं कि जेंडर इज इक्वल टू गेट सी एच, यानी कि मैं जो भी इनपुट दूंगा, जो भी करेक्टर आएगा, वो सारा का सारा सेव कहाँ पे होगा, जेंडर में। अच्छा, लेट्स सी के इज इट वर्किंग और नॉट। मैंने इसको रन किया और उसने मुझे देखिए एरर दे दिया। एरर पढ़ना आना चाहिए, और लिखा हुआ क्या है, गेट सी एच वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। इसका मतलब ये है कि वो कह रहा है कि मैं गेट सी एच को नहीं जानता। और मैंने आपको उसके बारे में क्या बताया था कि इन ऑर्डर टू यूज गेट सी एच यू नीड टू इंक्लूड दिस लाइब्रेरी दैट इज कॉल्ड conio.h। अब देखिए मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, अब गौर कीजिएगा, वो इंतजार कर रहा है कि मैं उसको कोई करेक्टर इनपुट दूं। और लेट्स सपोज मैं कोई करेक्टर प्रिंट कर देता हूं, मैंने कहा पी। बिलीव मी और नॉट, मैंने पी प्रेस किया है लेकिन वो स्क्रीन पे नहीं आया। एंड द रीजन इज दैट कि इसकी इसकी डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है कि आप जो भी करेक्टर इनपुट देंगे वो स्क्रीन पर नहीं आएगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि मैं कैसे मान लूं कि मैंने कुछ इनपुट किया या नहीं किया। मैं उसको प्रिंट करवा के देख लेता हूँ। मैंने कहा यू प्रेस्ड, और जो भी मैंने प्रेस किया है वो कहाँ पे सेव हुआ है, जेंडर के अंदर। सेव इट, कंपाइल इट एंड रन इट। तो देखिए वो होल्ड कर रहा है, वो वेट कर रहा है कि मैं कोई इसको इनपुट दूं। मैंने जेंडर इनपुट देनी है, मेल या फीमेल में से। मैं एम प्रेस करने के लिए जा रहा हूँ, और आप देख लेंगे जब मैंने एम प्रेस किया था वो उस वक्त लिखा हुआ नहीं आया, बल्कि जब मैंने सी आउट इस्तेमाल किया है वहां पे लिखा हुआ आ रहा है कि यू प्रेस्ड एम, एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। लोगों के नजदीक ये एक मसला था कि भाई हम जो भी चीज इनपुट देते हैं वो ऑन द स्पॉट सामने नहीं आती कि हमने क्या इनपुट दिया है। तो इस मसले को हल करने के लिए कौन आया, दैट इज कॉल्ड गेट सी एच ई। नाम से पता चल रहा है, गेट सी एच का मतलब गेट करेक्टर, और ई का मतलब है इको। इको का मतलब आप समझते होंगे ना कि आप जो भी कुछ बोल रहे हैं या जो कुछ भी लिख रहे हैं वो आपको दोबारा दिखाई दे, सुनाई दे। तो ये इको आ गया। और बाकी 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तमाम बातें सेम है, बस एक ही चीज का फर्क है कि ये इको करता है, आप जो भी करेक्टर इनपुट देंगे वो ये सामने उसको डिस्प्ले भी करवाएगा। ठीक है, conio.h की लाइब्रेरी आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी अगर आप गेट सी एच ई को इस्तेमाल करना चाहते हैं। चले इसका एक छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं। अभी ये प्रोग्राम हमारे पास बना हुआ था और मैंने इसके अंदर गेट सी एच इस्तेमाल किया हुआ है, और मैं आपको दोबारा से दिखा दूं कि इसके अंदर वो इको नहीं करेगा। मैंने जेंडर एम प्रेस किया था लेकिन उसने एम शुरू में नहीं दिखाया था मुझे। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपली ई लगा देता हूँ। तो अब क्या होगा, अब मैं जो भी करेक्टर इनपुट दूंगा वो इसको इको भी करेगा। देखिएगा, गौर कीजिएगा, मैं दोबारा अब मैं की बार मैं एफ जो है ना वो प्रेस कर रहा हूँ, तो ये देखें, ये पहले एफ लिखा हुआ आया, उसने इको किया, जो भी उसको इनपुट मिला उसने दिखाया कि भाई ये प्रेस किया गया। और उसके बाद उसने सी आउट वाली स्टेटमेंट चलाई है कि यानी कि यू प्रेस्ड एफ। तो बहुत सिंपल था। अगर आपको गेट सी एच समझ में आ गया, तो गेट सी एच और गेट सी एच ई में जो बुनियादी फर्क है, जो कि एक इंपॉर्टेंट सवाल भी है, वो ये है कि गेट सी एच ई इको करता है जबकि गेट सी एच इको नहीं करता। दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों करेक्टर इनपुट देते हैं। दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों को इस्तेमाल करने के लिए आपको conio.h इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं इस पुराने प्रोग्राम को मिटा देता हूँ। और मैंने क्या किया, एक करेक्टर की मैंने एरे बनाई है और उसके अंदर मैंने रख दिया है नेम, और उसके अंदर उसकी जो मैंने लेंथ रख दी है वो रख दी है 20। सो ये एक एरे मैंने बेसिकली बनाई है जिसके अंदर मैं करेक्टर की मल्टीपल करेक्टर्स इनपुट ले सकता हूँ, जिसको आप स्ट्रिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे गेट एस इस्तेमाल करके स्ट्रिंग को इनपुट लेना था। इसका अंदाज थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वही कहता है कि गेट एस का फंक्शन इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद आपने जिस वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करवानी है वो लिख दीजिए। तो मैंने क्या वेरिएबल बनाया हुआ था, उसका नेम। तो मैंने नेम लिख दिया यहाँ पर। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। कंपाइल किया, रन किया, देयर इज नो एरर, एंड वो इंतजार कर रहा है कि मैं उसको कुछ इनपुट दूं, और मैं उसको इनपुट दे देता हूं। लेट्स सपोज इंटेलेक्ट कोचिंग। मैंने इंटर प्रेस किया, दैट्स इट। क्योंकि मैंने आउटपुट कुछ नहीं करवाया था इसलिए उसने कुछ भी आउटपुट नहीं किया। मैंने सिर्फ कहा था कि गेट एस कर लो, गेट स्ट्रिंग यानी कि इनपुट कर लो स्ट्रिंग, और उसने कर लिया। सो दिस इज ऑल अबाउट गेट एस। ऑलराइट, so our next topic is statement terminator.
और ये हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं कि हर स्टेटमेंट को खत्म करने के लिए वी नीड टू हैव अ टर्मिनेटर, एंड और उसको इंग्लिश जबान में हम लोग बोलते हैं सेमी कॉलन। हम वो सेमी कॉलन लगाते हैं ताकि हम अपने कंपाइलर को ये बता सकें कि मेरी जो स्टेटमेंट है वो खत्म हो चुकी है। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट वन इज escape sequences, and this one is really interesting. escape sequences क्या होते हैं? ये नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स होते हैं, यानी कि मैं इनको लिखता तो हूँ लेकिन ये प्रिंट नहीं होते। और याद रखिएगा ये हमेशा सी आउट के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, बैक स्लैश से हमेशा स्टार्ट होते हैं ये। और अब बैक स्लैश के बाद मैं क्या कौन सा करेक्टर लिखूंगा और उसका क्या मतलब होगा, लेट्स डिस्कस अबाउट इट। द फर्स्ट वन इज बैक स्लैश ए। बैक स्लैश ए का मतलब ये है कि ये कोई अलार्म या कोई बीप प्रोड्यूस करता है, और आप उसको जब करके देखेंगे तो वो आपको बीप की आवाज सुनाई भी देगी, तो सुनाई भी देगी। ऑल्दो कि मैं भी यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, चूंकि साउंड आपके तक नहीं पहुंचेगा क्योंकि बहुत हल्की आवाज होती है, लेकिन आप जब खुद ट्राई करेंगे सो इट विल प्रोड्यूस अ बीप साउंड और अलार्म साउंड और सो कॉल्ड अलर्ट साउंड इन द सिस्टम। तो here it is, सी आउट, और मैं लिख दिया बैक स्लैश ए फॉर अलर्ट। और आप उसको जब रन करेंगे तो एक हल्की सी बीप साउंड प्रोड्यूस होगी, और अगर आप विंडोज 10 इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो एक बेहतर किस्म की बीप साउंड प्रोड्यूस कर देगा। आउटपुट कुछ नहीं आएगा, सिर्फ बीप साउंड को प्रोड्यूस कर देगा। आप देख लीजिए, मैंने आपसे ये कहा था पहले कि मैं जो भी चीज इनवर्टेड कॉमास में प्रिंट करता हूँ वो एज इट इज प्रिंट होती है, लेकिन एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में मैंने क्या बताया, दीज आर नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स, ये प्रिंट नहीं होते हैं। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट वन इज बैक स्लैश बी। और बी का मतलब क्या है, बैक स्पेस। ये क्या करेगा, इट मूव्स अ करेक्टर बैक स्पेस, ये क्या करेगा, पीछे लेके चला जाएगा। चेक करते हैं इसको जरा। और अब की बार मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा लेट्स सपोज इंटेलेक्ट, और मैंने लिख दिया बैक स्लैश बी। सो इट व्हाट इट शुड डू, इसको इस टी को रिमूव कर देना चाहिए। लेट्स सी इज इट वर्किंग और नॉट। ओ माय गॉड, इट्स नॉट वर्किंग, एंड व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? एंड द रीजन इज कि ये कभी भी लास्ट करेक्टर पे बैक स्पेस अप्लाई नहीं करता। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं लिखा इंटेलेक्ट बैक स्लैश बी, इसके बाद मैं लिखता हूँ कोचिंग। अब ये क्या करेगा, इस टी को रिमूव कर देगा बिकॉज टी इज नॉट द लास्ट करेक्टर। एंड लेट मी कंपाइल इट एंड रन इट, एंड यस यू कैन सी दैट कि इस इंटेलेक्ट का टी गायब हो गया है, एंड द रीजन इज दैट ये बैक स्लैश बी ने इसको रिमूव कर दिया है। All right, moving forward. The next one is backslash t। ये बैकस्लैश टी क्या करता है, ये टैब का बटन आपको पता होगा क्योंकि हमारे पास होता है कीबोर्ड में। वो टैब करता है क्या है कि तकरीबन 6 स्पेसेस के बराबर की वो स्पेस प्रोड्यूस करता है एक सिंगल टैब। ठीक है, और हमारे कर्सर को वो आगे की तरफ शिफ्ट कर देता है। मैं इसको यूज करके दिखाता हूँ। ये मैंने लिखा हुआ इंटेलेक्ट कोचिंग, अभी आप इसको देख लीजिए, मैंने बीच में कोई भी इसकी सीक्वेंस इस्तेमाल नहीं किया हुआ, ये बिल्कुल चिपक चिपक के लिखा हुआ रहा होगा इंटेलेक्ट कोचिंग। और अगर मैं इसके दरमियान में बैक स्लैश टी इस्तेमाल कर दूं तो ये सिंगल स्पेस नहीं बल्कि ये तकरीबन 6 कैरेक्टर्स के बराबर स्पेस प्रोड्यूस करेगा। एंड यस यू कैन सी दैट ये एक सिंगल स्पेस नहीं है, ये तकरीबन 6 कैरेक्टर्स के बराबर बराबर स्पेस है। और आप ये बेसिकली अच्छी फॉर्मेटिंग अपने कोड का जो आउटपुट है उसको खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आप देखेंगे मैंने इसको लिख दिया इंटेलेक्ट, ये बीच में स्पेस आया, कोचिंग, देन वी आर हैविंग स्पेस, देन वी आर हैविंग सेंटर। ठीक है जी, सो दिस इज ऑल अबाउट बैक स्लैश टी। मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स बैक स्लैश एन, रियली इंटरेस्टिंग, बहुत इस्तेमाल करने वाले हैं हम इसको। बैक स्लैश एन इस्तेमाल होता है न्यू लाइन पे आने के लिए, तो मैंने बैक स्लैश एन और यहाँ पे लिख दिया मैंने बैक स्लैश एन। तो व्हाट शुड बी द आउटपुट, सबसे पहले इंटेलेक्ट लिखा हुआ चाहिए, फिर वो उसको नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाना चाहिए, फिर वो वहां पे कोचिंग लिखा हुआ आएगा, फिर वो नेक्स्ट लाइन पे मूव करेगा, और उसके बाद आखिर में फिर सेंटर लिखा हुआ आएगा। लेट्स सी, ये देखिए इंटेलेक्ट, नेक्स्ट लाइन पे कोचिंग, नेक्स्ट लाइन पर सेंटर। ऑलराइट, और यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे लिखा होगा कि न्यू लाइन या फिर लाइन फीड के लिए हम लोग एन इस्तेमाल करते हैं। एंड दिस इज व्हाट वी यूज टू कॉल इट कैरेज रिटर्न। इट इज यूज्ड टू पोजीशन द करेक्शन cursor to the beginning of the current line।
अच्छा, अब इसको शो भी करके दिखाता हूँ मैं आपको। और लेट सपोज कि मैं खाली इंटेलेक्ट के बाद बैकस्लैश आर इस्तेमाल करता हूँ, और यू विल फील नो डिफरेंस कि ये क्या हुआ, मतलब समझ में ही नहीं आया। ये इंटेलेक्ट लिखा हुआ था और मैंने इंटेलेक्ट, मेरा आउटपुट भी इंटेलेक्ट आ गया। तो व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ दिस बैकस्लैश आर? ये कैरेज रिटर्न क्या चीज थी, मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद अगर मैं लिखूं कोचिंग, अब आप गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा इसने क्या किया। सबसे पहले उसने इंटेलेक्ट प्रिंट किया, उसके बाद बैकस्लैश आर आ गया। मैंने क्या बताया था, बैकस्लैश आर इज कैरेज रिटर्न। वो करेगा क्या, उसने पूरा इंटेलेक्ट प्रिंट किया यहाँ तक, उसके बाद कर्सर को बिल्कुल स्टार्टिंग पोजीशन पे रख दिया। रखने के बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है, कोचिंग, तो उसने भी कोचिंग प्रिंट कर दिया। और देख लें, इस बात का सबूत मिल रहा है कि पीछे इंटेलेक्ट लिखा हुआ था, क्योंकि इंटेलेक्ट का जो लास्ट करेक्टर है इट इज स्टिल देयर। तो जो ओवरराइड हुए वो तकरीबन ये 4 करेक्टर्स हुए कोचिंग के। जो 9th करेक्टर था टी, वो अपनी जगह पर मौजूद है। तो दिस इज ऑल अबाउट कैरेज रिटर्न। द नेक्स्ट वन इज बैकस्लैश। अच्छा, अब एक मसला ये पैदा हुआ कि अगर मुझे मिसाल के तौर पे बैकस्लैश प्रिंट करवाना है, मैंने आपको ये कहा था ना, जो भी चीज आपको एज इट इज प्रिंट करवानी है आप क्या करें, डबल कोट्स में लिख दीजिए। देखिएगा मैंने बैकस्लैश लिखा है, आप देख लीजिए उसने कुछ भी लिखने से इनकार कर दिया। और वो ये बोल रहा है कि जब भी बैक स्लैश आता है तो उसके बाद कोई ना कोई स्केप सीक्वेंस आता है, ए बी सी डी में से एन, बैक स्लैश एन होगा, बैक स्लैश टी होगा, बैक स्लैश आर हो सकता है, बैक स्लैश ए हो सकता है, लेकिन खाली बैक स्लैश नहीं आ सकता। लेकिन मेरी नीड क्या है कि मुझे सिंपल एक बैक स्लैश प्रिंट करवाना है, तो मुझे वो जो करेक्टर मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ वो बैक स्लैश के बाद लिखना पड़ेगा। अब मैंने बैक स्लैश लिख दिया, यू विल सी या बैक स्लैश लिखा हुआ आ गया। मुझे अगर मिसाल के तौर पर सिंगल कोट्स लिखने हैं तो मैंने सिंगल कोट डाल दिया, सिंगल कोट आ गया, आपको नजर आ रहा होगा। और इसी तरीके से वी आर हैविंग डबल कोट्स। अगर मुझे डबल कोट्स प्रिंट करवाने हैं तो मैं बैक स्लैश के बाद डबल कोट्स डाल दूं तो वो प्रिंट कर देगा। और यही तमाम चीजें यहाँ पर भी बताई जा रही हैं। ये मैंने बैक स्लैश प्रिंट करवा के दिखाया, मैंने आपको सिंगल कोट प्रिंट करके दिखाया, और मैंने आपको डबल कोटेशन भी प्रिंट करके दिखाया। आई होप कि आपको ये स्केप सीक्वेंसेस अच्छी तरह समझ में आए होंगे। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2022 के पेपर के अंदर भी आया है, तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन गेट एस, गेट सी एच ई और सी इन, ये 4 किस्म के इनपुट्स थे, इनके डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरीके से सी आउट और पुट एस का जो डिफरेंस है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी फीडबैक, इफ यू हैव एनी सजेशन, so yes, you are most welcome to comment in the comment section. I will try my level best to respond to you as soon as possible. See you in the next video. Till then, take care. Allah Hafiz.